हमारा मेन कैरेक्टर का नाम फान सियान है। उसकी माँ एक गॉडेस है और उसके पिता एक हाई रैंकिंग कोर्ट ऑफिशियल हैं। उसने 1 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू कर दी थी और 4 साल की उम्र में उसने अपना डोमिनेरिंग ट्रू ची अवेकन कर लिया, जिसने दुनिया के टॉप मास्टर्स को डरा दिया। उसके रास्ते में उसे बेनिफैक्टर्स की मदद मिलती है, जो सभी रिनाउंड मास्टर्स हैं। इस नॉवेल को इवैल्यूएट करें तो इसके प्लॉट से लेकर आर्ट स्टाइल तक ये एक मास्टरपीस कहलाने के लायक है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी और एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अंत में मैनकाइंड का एक्सटिंक्शन हो गया। पुरानी साइंस और टेक्नोलॉजी को सर्वाइवर्स ने एक डिवाइन टेम्पल में सील कर दिया था। सब कुछ सुनसान था। एक बहुत लंबे समय के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन फिर से डेवलप हुई। इस समय एक मिस्टीरियस यंग वुमन डिवाइन टेम्पल से बाहर भागी और उसने एक फॉरबिडन दरवाजा खोला और अपने साथ डिवाइन टेम्पल से सबसे पावरफुल वेपन लेकर आई। ये चिंगमे ने मॉर्टल वर्ल्ड में एंटर किया और नए दोस्त बनाए। ये फैमिली अचानक प्रोमिनेंस में आ गई। जो सुप्रीम हेवनली स्क्रिप्चर वो डिवाइन टेम्पल से लाई थी, उसने सदर्न चिंग किंगडम को तेजी से प्रॉस्पर होने में मदद की। सिर्फ कुछ ही सालों में इसने दुनिया का हाल बदल दिया। हालांकि एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया। सीन एक हॉस्पिटल रूम में बदलता है। फान शेन हॉस्पिटल बेड पर लेटा है। वो एक अजीब पैरालिटिक बीमारी से पीड़ित है, किसी नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट की तरह जी रहा है। कहा जाता है कि एक दिन वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा, सिर्फ आंसू बहा सकेगा। रात के सन्नाटे में अकेले फान शेन को साफ महसूस हुआ कि उसका गला धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है और फिर कभी टाइटन नहीं हो पाएगा। उसकी सांस भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे कोई रबर बैंड अपनी इलास्टिसिटी खो रहा हो बिना किसी ताकत के। क्या वो मरने वाला था? मौत का डर और जीने की इच्छा ने उसके अंदर एक अनप्रेसिडेंटेडली कॉम्प्लेक्स फीलिंग पैदा कर दी। फान शेन को थोड़ा दुख महसूस हुआ। जिंदगी वाकई बहुत अकेली थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, फान शेन को अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। हैरानी में फान शेन ने अचानक देखा कि उसके बगल में कुछ बांस बैम्बू के डंडे दिखाई दे रहे हैं, जिसने उसे डरा दिया। दर्जन भर काले कपड़ों में आदमी किलिंग इंटेंट फैलाते हुए, शार्प वेपन्स लिए हुए उसकी तरफ काटने के लिए आ रहे थे। रुको रुको, ये क्या हो रहा है? तेज पीछा किए जाने की वजह से फान शेन को उठाने वाले शख्स ने अचानक बांस की टोकरी को हवा में उछाल दिया, फिर फाइटिंग स्टांस ले लिया। ये वूजू था, वो नौकर जो फान सियान की स्वर्गवासी मां के साथ रहता था। जब फान शेन हवा में उछाला गया तो नीचे पीछा करने वालों को वूजू ने वेस्टर्न पैराडाइज भेज दिया। फान शेन डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और जाग गया। देखा कि वो एक बांस की टोकरी में एक बच्चा बन गया है। उसे अभी भी मॉडर्न एरा की सभी बातें याद थीं और अब वो काले कपड़ों में असासिन्स के ग्रुप से घिरा हुआ था, लेकिन उसका प्रोटेक्टर बेहद ताकतवर था। फिर पीछा करने वालों की रीएनफोर्समेंट्स आ गईं, जो वूजू पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वूजू बिल्कुल भी नहीं डरा। बांस की टोकरी में बैठे फान शेन के विपरीत, जो इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट्स गीली कर दी। इससे पहले कि वूजू कोई मूव करता, पीछा करने वाली रीएनफोर्समेंट्स अचानक मक्खियों की तरह गिरने लगी। लाशों के ढेर पहाड़ की तरह लग गए। हालांकि वूजू अंधा था, उसने पहचान लिया कि अभी कौन आया है। वो ब्लैक नाइट्स थे, घुड़सवार जो क्रॉसबोस पकड़े हुए थे, जो सिर्फ मिलिट्री के पास होते हैं। अचानक एक मिडिल एज्ड आदमी धीरे से उनके बीच से बाहर निकला। वेस्टर्न मेजेस कभी नहीं समझते कि एक ट्रू पावर हाउस की मौजूदगी में मैजिक उतना ही बेकार है जितना प्राइम मिनिस्टर का पेन। वो चन पिंगपिंग था, सदर्न किंग मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। चन पिंगपिंग ने पूछा, यंग मिस्ट्रेस कहाँ हैं? वूजू ने रूखेपन से कहा, मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इस बात के लिए मुझे तुम लोगों से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। चन पिंगपिंग चुप रहा। फिर वूजू के हाथ में बांस की टोकरी को देखते हुए उसने पूछा, क्या वो यंग मिस्ट्रेस का बच्चा है तुम्हारे हाथों में? हाँ। क्या वो जिंदा है? जिंदा है। बहुत बढ़िया, मुझे देखने दो। फान शेन को देखते हुए, जो डर के मारे बेहोश हो गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, चन पिंगपिंग ने तारीफ करते हुए कहा, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है, कितना सुंदर। वो सो रहा है। वाकई एक हेवनली वे प्रैक्टिशनर का बच्चा है। पूरी कैपिटल से पीछा किए जाने के बावजूद चैन से सो पाना। वूजू ने चन पिंगपिंग को ज्यादा देर तक देखने नहीं दिया और तुरंत मुड़कर जाने लगा।
तुम उसे कहाँ ले जाने का इरादा रखते हो? एक सेफ जगह। मैं वापस आ गया हूँ। कैपिटल सबसे सेफ जगह है। मुझे तुम्हारे मालिक पर भरोसा नहीं है। लेकिन तुम उसे क्या सिखा सकते हो? तुम्हारे जैसा एक अंधा आदमी, हालांकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अनपैरेलल्ड है, सिर्फ मरना जानता है। जैसा तुम चाहो, वुजू ने पलटकर जवाब दिया। क्या ऐसा है? लंगड़े, मैं एक बहुत सूटेबल जगह जानता हूँ। उसकी नई आइडेंटिटी को दूसरों द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वुजू ने चुपचाप सर हिलाया और पूछा, कहाँ? चन पिंगपिंग ने जवाब दिया, दानजू पोर्ट, मालिक की वेट नर्स अभी वहां है। फिर वुजू सानशेन को दानजू ले आया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। इस समय लगभग 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप काउंट सिनान के मैनर की पथरीली सीढ़ियों के आसपास इकट्ठा था। पता नहीं किस बारे में चचहा रहे थे। तुमने अभी तक पिछली मार वाली कहानी खत्म नहीं की, आगे बताओ। चू मैन दीवार के किनारे गया और वहां एक सीढ़ी मिली, तो वो एक एक कदम करके ऊपर चढ़ा, दरवाजा ढूंढा और उसे धक्का देकर खोला। और फिर क्या हुआ? और फिर जाहिर है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। ऐसा ही है। मेन कैरेक्टर ने दुश्मन के इन्वेजन को सफलतापूर्वक रोका। कहानी यहाँ खत्म होती है। मुझे लगता है पिछली बार वाली पियाओ मियाओ ज़ीलू बेहतर थी और मुझे फंग सी वूयू पसंद है। फानसियान ने हाथ हिलाया और कहा, तुम में से कोई नहीं समझता। अचानक एक बच्चा सांस फुलाते हुए फानसियान के पास भागा। जल्दी घर चलो और देखो, तुम्हारा बटलर फिर से किसी को मार रहा है। इस वक्त दानजू मैनर में एक मेड सर्वेंट को बुरी तरह पीटा जा रहा था। छोटे मालिक यंग मिस को कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। लियू सीसी वो छोटे मालिक की पर्सनल मेड सर्वेंट है। बटलर ने मुड़कर देखा, जिससे लियू सीसी इतनी डर गई कि बोल नहीं सकी। छोटे मालिक ने मुझे बताने से मना किया था। बटलर गुस्से में मारने के लिए तैयार हुआ। फिर मैं अब पोलाइट नहीं रहूंगा। इससे पहले कि वो मार पाता, फानसियान आ गया। रुको, ये सब मेरे कोर्टयार्ड की मेड सर्वेंट्स हैं। इन्हें मारना मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। छोटे मालिक यंग मिस को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। अगर यंग मिस को कुछ हो गया तो क्या छोटे मालिक जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मैं छोटे मालिक को डिसिप्लिन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इन डिसोबीडियंट मेड सर्वेंट्स को डिसिप्लिन कर सकता हूँ। इस वक्त फान रुओरो ने उसकी आस्तीन खींची और कहा, कैसा रहेगा अगर मैं बात करूं? इस चापलूस बटलर के साथ अगर मैं बात करूं तो आसान होगा। फानसियान एक कुर्सी पर खड़ा हो गया और बटलर को बुलाया। अपना सर हिलाना मत हिलना। छोटे मालिक, आप क्या प्लान कर रहे हैं? फिर उसने अपना हाथ उठाया, जिसके बाद एक जोरदार तमाचा पड़ा। बटलर का चेहरा फोटोशॉप्ड होने से भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड था। बटलर जमीन पर गिर गया, मरने का नाटक करने लगा। फानसियान ने एक कूल पोज बनाया और पूछा, मानते हो या नहीं? बटलर कांपता हुआ जमीन पर रेंगने लगा, चुगली करने के लिए भागा। मुझे ओल्ड मैडम को बताना ही होगा। अभी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन के विपरीत बटलर अब कान तक मुस्कुरा रहा था। छोटे मालिक का मुझे मारना तो स्वाभाविक है। दादी सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि ये स्वाभाविक है। वो बटलर ही था जिसने पहले भाई के कोर्टयार्ड में मेड सर्वेंट्स को मारना शुरू किया। ये सुनने के बाद ओल्ड मैडम ने फानसियान के कोर्टयार्ड की सभी मेड सर्वेंट्स को बदलने का ऑर्डर दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपना कोर्टयार्ड शांत पसंद है। मुझे नौकरों की जरूरत नहीं है, तो उन्हें हटा दो सबको। देखते हैं आगे तुम मेरे कोर्टयार्ड के लोगों को कैसे परेशान करते हो। बटलर गुस्से से मर गया। ओल्ड मैडम ने आगे कहा, डिनर के बाद कैरेज रुओ को वापस कैपिटल ले जाएगी। रुओ ने जल्दी से विरोध किया, लेकिन ओल्ड मैडम को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो ये तय रहा। रुओ उदास दिख रही थी। कुछ देर बाद फानसियान अपने कमरे में वापस आया और लियू सीसी को देखा। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? सीसी को मैनर में मेड सर्वेंट के रूप में बेचा गया था। मेरे माता पिता अब सीसी को नहीं चाहते। यहाँ के अलावा सीसी के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। फानसियान भी उदास दिखा। ये क्या, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। कैसा क्या? दोनों बिना माँ बाप के। छोटे मालिक के पास पिता हैं, छोटे मालिक के पिता कैपिटल में हैं। ये ज्यादा अलग नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें मेंटली तैयार रहना होगा। तुम्हें शायद बटलर जू द्वारा अभी भी परेशान किया जा सकता है। ये सुनने के बाद लियू सीसी हैरान रह गई। उसके मुंह के किनारों पर एक मुस्कान आ गई। सीसी तैयार है। सीन रात में बदलता है। फानसियान सोच रहा था, कैपिटल कैसी दिखती है? कैपिटल के लोग आमतौर पर क्या खाते हैं? ये दानजू से तो टेस्टी ही होना चाहिए, है ना? छोड़ो, कुछ आसान सोचते हैं। मुझे अगले कुछ सालों तक कैसे जीना चाहिए?
फांसियान ने सोचना बंद किया, अपनी आंखें बंद की, करवट ली और सो गया। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आदमी छत पर छुपा हुआ था। कुछ घंटों बाद फांसियान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए नेमलेस इंपीरियल बुक निकाली। ये वो चीज थी जो अंकल वूजू ने उसके लिए छोड़ी थी जब वो बहुत छोटा था। क्योंकि उसने बहुत सारे हांगकांग ड्रामास देखे थे, वो एक नज़र में जान गया कि ये ट्रू ची के लिए एक तरह का इंटरनल कल्टीवेशन मेथड है। क्योंकि मैं मीडियोकर हूँ, मुझे जल्दी शुरू करना होगा। भले ही ये नेमलेस इंटरनल कल्टीवेशन मेथड कुछ खास ना हो, वो तब से कल्टीवेट कर रहा है जब वो 1 साल का था। इस वक्त फांसियान पढ़ने में मग्न था कि अचानक वो मिस्टीरियस आदमी पीछे से आया। फांसियान को कुछ महसूस हुआ, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। दूसरा आदमी पास आया और पूछा, बच्चे क्या तुम फांसियान हो? फांसियान ने कुछ नहीं कहा, तुरंत आगे लपका और उसे गले लगा लिया। रोते हुए उसने कहा, पिताजी आप आखिरकार वापस आ गए, आप इतने दिनों से कहाँ थे? वो गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, आप मेरे पिता हैं। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे फांसियान ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ लिया। फांसियान जमीन पर गिर गया, एक मासूम लुक के साथ कहते हुए, माफ करना पिताजी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। पिताजी ठंडा होने के लिए थोड़ी चाय लीजिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, उसने फैंसियान से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू थे, मेरे लिए चाय किसने बनाई? ये मेरी माँ थी। बकवास, तुम्हारी माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे। वो यहीं है। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़ों को देखा, 5 साल पुराने, और सोचा, मेरे ये कपड़े इंस्टीट्यूट का एक स्पेशल प्रोडक्ट है, यहां तक कि एक चाकू भी इन्हें आसानी से नहीं काट सकता। ये 4 साल का बच्चा इन्हें कैसे फाड़ सकता है? अचानक फैंसियान ने दूसरी तरफ इशारा किया और कहा, माँ आप यहां हैं। दूसरे आदमी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फैंसियान ने तुरंत एक पत्थर उठाया और जोर से उसके सर पर दे मारा। उस चोट के बाद वो जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी मुश्किल से सांस ले रहा था। फैंसियान ने पत्थर उठाया और उसे फिर से मारा। इस बार वो पक्का क्लिनिकली डेड हो गया होगा। फैंसियान ने अभी याद किया, ये असैसिन वाकई सख्त था। उसने अपनी सारी ज़ेनकी अपनी उंगलियों में फोकस कर दी थी, ये सोचते हुए कि वो उसे सबड्यू कर लेगा। किसको पता था कि वो सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े ही फाड़ पाएगा? क्या ये ज़ेनकी बेकार हो सकती है? मैंने उसे 2 बार मारने के लिए अपना 100% ज़ेनकी यूज़ किया, फिर भी वो सांस ले रहा है। डर था कि वो जाग जाएगा और मुझे मार डालेगा। फैंसियान ने सोचा, बेहतर है कि पक्का करने के लिए पहले ही मार दूं। ये सोचते हुए फैंसियान ने आदमी के शरीर से एक चाकू निकाला, उसे खत्म करने की तैयारी करते हुए। लेकिन तब फैंसियान थोड़ा हिचकिचाता हुआ लगा, वार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वो कहीं गया, दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक नॉक, अंकल वूजू, अंकल वूजू। अंदर अंधे आदमी ने जवाब दिया, दुकान बंद है, अगर कुछ खरीदना है तो कल आना। अंकल वूजू, कोई मुझे मारना चाहता है। वूजू ने अभी भी बेपरवाही से कहा, तुम चाहते हो कि मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने में तुम्हारी मदद करूं? मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं कर सकता, मैंने गलती से उसे मार दिया। हालांकि वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन जिसने उसे मारा वो मैं हूं। यंग मास्टर फैन किस बारे में बात कर रहे हैं? अंकल वूजू, नाटक करना बंद करो, एक जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अंकल वूजू, अभी ये नाटक करने का वक्त नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते। इन सभी सालों में तुम ग्रोसरी स्टोर में छुपे रहे और मुझे पहचाना नहीं, लेकिन अभी एक नाजुक मोड़ है। अंकल वूजू, तुम हमेशा मुझ पर नजर रखते रहे हो, है ना? फैंसियान को बोलता सुनकर वूजू ने आखिरकार दरवाजा खोला। यंग मास्टर, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। और कुछ मत कहो, जल्दी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। कुछ देर बाद फैंसियान वूजू को लाश के पास ले गया। बॉडी को एग्जामिन करने के बाद वूजू ने कहा, अभी मरा नहीं है। फैंसियान घबरा गया, क्या? सर में 2 बार लगा और अभी भी नहीं मरा। दरअसल वो है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, आदमी जाग गया। उसके पूरी तरह होश में ना होने का फायदा उठाते हुए फैंसियान ने पक्का करने के लिए फिर से वार किया। फिर वुजू ने आगे कहा, दरअसल वो सुपरवाइजरी काउंसिल का 3rd हेड है, वो हम में से एक है। तो जब मैं उसे मार रहा था तब तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं। वो हम में से एक है, लेकिन वो इतना देहाती रस्टिक क्यों दिखता है? उसका नाम फे जे है, दुनिया के 3 रिनाउंड पॉइजन एक्सपर्ट्स में से एक, पॉइजन्स और एंटीडोट्स में फर्क करने में माहिर। इतना खतरनाक कैरेक्टर, मैं उम्मीद करता हूं वो कोई खुन्नस ना रखे। अंकल वुजू, क्या हमें उसका मुंह बंद कर देना चाहिए?
इतनी छोटी उम्र में इतना शैतान, तुमने ये किससे सीखा? तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वो तुम्हारे पिता का सबॉर्डिनेट है, मुझे वाकई नहीं पता कि इस बार यहाँ आने का उसका पर्पस क्या है। इस वक्त फेई जे भी जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने फैंसियान को चाकू पकड़े हुए देखा जो शिफ्टी लग रहा था। फैंसियान ने जल्दी से चाकू छुपा लिया, नाटक करते हुए कि कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने फेई जे के जख्मों की ड्रेसिंग खत्म की। उसने शक करते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ था? फैंसियान हकलाया, आपने चाय की एक चुस्की ली और नशे में आ गए, सर घुमाया और सो गए। तो फिर मेरे सर से खून क्यों बह रहा है? आप बस टेबल से टकरा गए थे। मुझे लगता है तुमने मुझे मारा। मैं कैसे हो सकता हूँ? हाँ, देखिए मैं कितना भरोसेमंद हूँ। अगर तुम नहीं तो कौन? फैंसियान ने वुजू की तरफ इशारा किया। इसने आपको मारा? तो ये लॉर्ड वू थे। ये जरूर इसलिए होगा क्योंकि मैं अभी चोरी छिपे काम कर रहा था, इसलिए लॉर्ड वू ने मुझे मारा। लेकिन वुजू ने सीधे जवाब दिया, मैंने नहीं, इसने तुम्हें मारा। और तो और, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। चलो काम की बात करते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड वू भी दांजू में होंगे। कितना अजीब है। कैपिटल से इतने साल दूर रहने के बाद लॉर्ड वू थोड़ा सा भी नहीं बुढ़े हुए। उनका रवैया अभी भी वैसा ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काउंट ने फैंसियांग का टीचर बनने के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए मोटी रकम खर्च की है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता आपको यहाँ बुलाएंगे। ये मेरे और तुम्हारे सुपीरियर के बीच हुए अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। यंग मास्टर आखिरकार बड़े होंगे। एडवांस में तैयारी करने से सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर लॉर्ड वू को मुझसे कोई ऐतराज है तो मैं तुरंत कैपिटल वापस जा सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड भी आपकी राय का सम्मान करेंगे। उस लंगड़े ने तुम्हें भेजा है। मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है ना? ये सुनकर फेई जे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। अब और नहीं छुपाया। हिज लॉर्डशिप चिंतित हैं कि यंग मिस द्वारा छोड़ा गया संदूक, चेस्ट गलत इरादे वालों को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने इस मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए लॉर्ड वू को इनवाइट किया। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने देहांत से पहले यंग मिस ने उस संदूक को नष्ट कर दिया था, तो ये अच्छी बात है। वैसे यंग मास्टर बहुत अजीब हैं। वो सिर्फ 4 साल के हैं, फिर भी वो ज़ेंकी टेक्निक्स कल्टीवेट कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि कुछ हो सकता है? वाकई ये बहुत अजीब है। मैंने भी उसे टेक्निक नहीं सिखाई। तो फिर यंग मास्टर का फ्यूचर पूरी तरह आप पर डिपेंड करेगा। फे जे को भी पसीना आ गया। उनका पिछवाड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था। मुझे ऐसी मनहूस फीलिंग क्यों आ रही है? अगली सुबह चिड़िया टहनियों पर चहचहा रही थीं, एक दूसरे से चिपकी हुई, अलग होने को तैयार नहीं थीं। फे जे फानसियांग की ओल्ड मैडम से मिलने गया। ओल्ड मैडम ने चिंता के साथ उनसे पूछा, मिस्टर, आपके सर को क्या हुआ? फे जे ने ओल्ड मैडम को एक किताब दी, बताते हुए, लॉर्ड फान ने मुझे यंग मास्टर का टीचर बनने के लिए भेजा है। उम्मीद के विपरीत रास्ते में मुझ पर लुटेरों ने हमला कर दिया। ओल्ड मैडम ने तुरंत उनसे पूछा, ये लुटेरे वाकई नफरत के लायक हैं, क्या वो पकड़े गए हैं? फे जे ने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं, वो पकड़े गए हैं। उसने फैनसियांग को अर्थपूर्ण तरीके से देखा। हालांकि ये दोषी बहुत चालाक है, लेकिन उसे सजा देने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। रिपोर्ट करने के बाद फानसियांग और फे जे स्टडी में वापस आ गए। फे जे की अजीब हरकतों को देखकर मैनर की मेड सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगीं। क्या ये अजीब नया टीचर है? क्या ये वही है जिसके सर पर पट्टी बंधी है, जो एक गुंडे जैसा दिखता है? उन्होंने दोनों को कमरे में एंटर करते हुए देखा और अपनी चर्चा जारी रखी। सही कहा, ओल्ड मैडम ने उन्हें पर्सनली रिसीव भी किया। और तो और, वो हमारे प्यारे यंग मास्टर के टीचर हैं। कमरे में एंटर होने पर फैनसियांग ने फे जे के कंधों की मालिश की और उनसे कहा, टीचर, कृपया अपने स्टूडेंट को अब और ब्लेम मत कीजिए, ठीक है? फैनसियांग ने चिकनी चुपड़ी बातों में फे जे को बताया कि कल रात टीचर चाकू लेकर घूम रहे थे और स्टूडेंट छोटा है और थोड़ा जल्दबाज था। उसने बात बदलना शुरू किया। ओ अच्छा, टीचर, आप मुझे क्या सिखाने का प्लान कर रहे हैं? लेकिन फे जे चुप रहे। धीरे धीरे उनकी नजरों में छुपा हुआ मतलब आ गया। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि पॉइजन का यूज करके लोगों को कैसे मारा जाए और कैसे पॉइजन से मरने से बचा जाए। ये सुनकर फानसियांग ने बहुत खुशी से कहा, ठीक है। इसने तुरंत फे जे को हैरान कर दिया, जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चा ऐसी चीज में इतना इंटरेस्टेड होगा। फैनसियांग ने बाहर इशारा किया और फे जे से कहा, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए अभी शुरू करते हैं। क्या आपको चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ चूहे पकड़ कर लाऊं? इस बच्चे के चालाक रवैये को देखकर फे जे को भी थोड़ा गुस्सा आया।
क्या ये बतरा सच में सिर्फ 4 साल का है? शाम को फे जे और फान सियांग अजीब पुरानी कब्रों से भरे एक बरियल ग्राउंड में पहुंचे। फे जे ने फान सियांग से कहना शुरू किया, ये एक कब्रिस्तान है। फान सियांग ने तुरंत जवाब दिया, वो मैं देख सकता हूँ। उसने अचानक मुड़कर फान सियांग से कहा, जाओ एक कब्र ढूंढो, फिर उसे खोदो। उम्मीद के विपरीत फान सियांग ने किसी और की कब्र से पहले ही एक लकड़ी का खूंटा निकाल लिया था, कहते हुए, चलो इसे यूज करते हैं। इस हरकत ने तुरंत फैजे को दंग कर दिया, जो चुपचाप सोचने लगे कि क्या ये बच्चा इंसान भी है। इस वक्त फान सियांग चमकती आंखों के साथ अपने टीचर से बोला, लेकिन मैं बस एक बच्चा हूँ मास्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फैजे ने तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर की, फान सियांग से कहा, खोदना शुरू करो। फान सियांग को इस वक्त अभी भी नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। फे जे ने फान सियांग को एक फावड़ा फेंका और उसे खोदने को कहा। फान सियांग ने उस कब्र को खोदना शुरू किया जो उसने चुनी थी। जब फान सियांग नीचे था, धूल उड़ाते हुए खोद रहा था, फे जे शांति से पास में बैठकर शराब पी रहे थे। कुछ देर खोदने के बाद फान सियांग ने आखिरकार खत्म किया। वो हाँफने लगा और कहा, हो गया मास्टर। कुछ देर खोदने के बाद एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और कॉफिन भी एक्सपोज हो गया। उसने ऊपर देखा और फे जे से कहा, आगे क्या हम कॉफिन खोलते हैं? फिर फे जे ऊपर से कूद गए और बोलने लगे, रुको, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? फान सियांग अपनी मसल स्ट्रेच करने लगा और कहा, बिल्कुल, डाइसेक्शन के लिए एक लाश वापस लाने के लिए, ताकि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और जान सकें। ये सीखने का पहला स्टेप है, ये बहुत नॉर्मल है। फे जे को इस वक्त बहुत अजीब लगा, इस ब्राट को इतना सब कैसे पता? उन्होंने फान सियांग से कहा, तो तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। फिर भी फान सियांग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत के साथ फे जे की आंखों के सामने अपने नंगे हाथों से पंच मारकर एक लकड़ी के कॉफिन को तोड़ दिया। वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने का नजारा सच है या नहीं। लकड़ी का कॉफिन जो बस कुछ पल पहले ठीक था, अब टुकड़ों में बिखरा हुआ था। कॉफिन तोड़ने के बाद फान सियांग घूम गया और फे जे से कहा, टीचर, आपने अभी क्या कहा? इस वक्त फे जे सिर्फ खांसने का नाटक कर सके जैसे उन्हें कुछ पता न हो। कुछ नहीं। कॉफिन तोड़ने से धूल हर जगह उड़ गई, पूरा इलाका ढक गया। फिर फे जे ने एक चाकू निकाला, फान सियांग को अर्थपूर्ण तरीके से देखा और कहा, अब अंदर की बॉडी को डाइसेक्ट करो, देखो मौत का कारण क्या है। फिर उन्होंने वो चाकू फान सियांग को दिया जो उन्होंने अभी निकाला था। फान सियांग ने कॉफिन में सूखी हुई लाश को देखा, उसे ठंडा पसीना आ गया, थोड़ा डर गया और एक शब्द नहीं बोला। इस वक्त फे जे जो उसके बगल में थे, फान सियांग को डराने की कोशिश करने लगे। अब डर गए बच्चे। उन्होंने सोचा इस बच्चे को आखिरकार पता चल गया कि डर क्या होता है, कि वो आखिरकार उसे डरा सकें। लेकिन फान सियांग इस वजह से बिल्कुल नहीं डरा था। किसका डर? नहीं, यहाँ बैक्टीरिया भरे हुए हैं, क्या हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं होने चाहिए टीचर? फान सियांग की बातों ने फे जे को पूरी तरह घबरा दिया। उसे अंदर की लाश की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके सवाल ने फे जे को बहुत हैरान कर दिया। उन्होंने पूछा, बैक्टीरिया क्या होते हैं? फान सियांग ने तुरंत फे जिए के साथ एक लाइवली डिस्कशन शुरू कर दिया। शॉर्ट में, ये बहुत खतरनाक है, क्या आपके पास ग्लव्स हैं टीचर? फे जिए ने कहा, ऑटोप्सीज बहुत बारीकी का काम है, कोई इतने भारी ग्लव्स कैसे पहन सकता है? फान सियांग ने सख्ती से जवाब दिया, पतले क्लोज फिटिंग ग्लव्स। फे जिए अड़े रहे, मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना, बस बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धो लेना। वो दोनों कब्रिस्तान के एक कोने में ऐसे ही अनंत बहस करते रहे। बहुत देर बात करने के बाद फे जिए अभी भी नहीं समझे। फान सियांग को अपना माथा पकड़ना पड़ा और आहें भरनी पड़ी। वाकई इस आदमी के साथ क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फे जिए के साथ बहस करने का कोई नतीजा नहीं निकला। फान सियांग के पास खुद बॉडी डाइसेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अकेले लाश के पास काम में लग गया, जबकि फे जिए एक तरफ बैठे हुए शराब की एक फ्लास्क खत्म कर रहे थे। फे जिए फान सियांग को ऑब्जर्व कर रहे थे, बात करते हुए उसे गाइड कर रहे थे। तुम जितने स्मार्ट हो, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं तुम्हें पॉइजन्स के बारे में क्यों सिखा रहा हूं? फान सियांग ने जवाब दिया, फ्यूचर में जरूर बहुत से लोग होंगे जो मुझे मारना चाहेंगे। मुझे पॉइजन्स के बारे में सिखाना इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि मुझे बाद में पॉइजन देकर मार दिया जाएगा। फे जिए ने धीरे से कहा, हालांकि वुजू पॉइजन के लिए इम्यून है, वो तुम्हें दूसरों द्वारा पॉइजन दिए जाने से नहीं बचा सकता। फान सियांग ने कहा, वैसे अंकल वुजू आखिर किस तरह के इंसान हैं? फे जिए ने जवाब दिया, वुजू तुम्हारी माँ के कॉन्फिडेंट थे, और तो और उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स 4 ग्रैंड मास्टर्स को टक्कर दे सकती हैं।
फान शियान ने उनके पास्ट के बारे में पूछना जारी रखा। तो इसका मतलब मेरी माँ भी बहुत फॉर्मिडेबल थी। तुम्हारी माँ वाकई लाखों में एक थी। फान शियान ने पूछना जारी रखा। तो उस साल मेरी माँ कैसे मरी? फे जिए इस पॉइंट पर थोड़ा हिचकिचाए। मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। वो अपनी शराब की फ्लास्क खत्म करते हुए हंसे। तुम अचानक इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हाँ? अचानक फान शियान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही थीं। उसका मुंह अचानक एबनॉर्मल तरीके से फूल गया। अभी उसने एक डेड बॉडी की भयानकता देखी थी। फे जिए ने यह देखा और जोर से चिल्लाए, बच्चे, आखिरकार तुमसे रुका नहीं गया, हा हा हा। वो अपना पेट पकड़कर दिल खोलकर हंसे, फान शियान को आखिरकार कंट्रोल ना कर पाते हुए और उल्टी करते हुए देखकर। वो बस बिना रुके हंसते रहे। फान शियान ने अपने मन में सोचा, ये आखिर किस तरह का टीचर है? उन्होंने फिर से फान शियान के दिमाग में डर बिठाना शुरू किया। ये तो बस एपेटाइजर है, आगे जो आएगा वो तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाएगा, हा हा हा। अगली सुबह कब्रिस्तान से लौटने पर दोनों के चेहरे के रंग थोड़े अजीब थे। फान शियान थका हुआ लग रहा था, उसके ख्याल पता नहीं क्या थे। सिर्फ फे जिए अभी भी शांति से लकड़ी के बेड पर बैठे शराब पी रहे थे। फान शियान को थका हुआ देखकर उन्होंने उसे स्टीम्ड बंस की एक प्लेट दी और चिंता से पूछा, पूरी रात कॉर्प्सेस डाइसेक्ट करके तुम थक गए होगे है ना, कुछ खा लो। अचानक फान शियान ने फे जिए को एक डरावनी नजर से देखा, अपने मन में सोचते हुए कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बदसूरत और बदमिजाज बुढ़े आदमी का एक जेंटल साइड भी होगा। फान शियान की नजर ने तुरंत फे जिए को थोड़ा घबरा दिया। क्या देख रहे हो, जल्दी खाओ। छोटे लड़के ने खुशी से स्टीम्ड बन लिया और दिल खोलकर हंसा, हा हा हा, सही कहा टीचर, मैं देख रहा हूं आप अंकल वूजू के साथ बहुत मॉडेस्ट हैं, क्या आप उनसे डरते हैं? फान शियान का सवाल सुनकर फे जिए थोड़ा घबरा गए। किसने कहा मैं डरता हूं? वो रिस्पेक्ट है। फान शियान ने जानबूझकर पूछा, क्या अंकल वूजू बहुत फॉर्मिडेबल हैं? लेकिन फे जिए ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बजाय इसके बोलना शुरू किया। दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट्स 9 रैंक्स में डिवाइडेड हैं, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक। 9 रैंक्स के ऊपर 4 ग्रैंड मास्टर्स हैं। सदर्न किंग का सांसु व्यू यून, असली नाम ये लियू यून, अपनी पूरी जिंदगी में अजेय, अनडिफीटेड। दूसरा नॉर्दर्न ची का दंजा ग्रैंड ट्यूटर, असली नाम कू है, जिसे दुनिया में डिवाइन के सबसे करीब माना जाता है। तीसरा ईस्टर्न सिटी का लॉर्ड सी गू जेन, जो एक तलवार से पूरे शहर की रक्षा कर सकता है। सदर्न किंग के इंपीरियल पैलेस में एम्परर की रक्षा करने वाला एक और है, जिसने 2 बार असैसिन सी गू जेन को खदेड़ दिया है। अगर लॉर्ड वू ने इतने कम अपीयरेंसेस ना दिए होते और उनकी रेपुटेशन इतनी वाइड स्प्रेड ना होती तो दुनिया में जरूर 5 ग्रैंड मास्टर्स होते। उम्मीद के विपरीत ये सुनते ही फान शियान की आंखें तुरंत तारों की तरह चमक उठी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अंकल वूजू इतने फॉर्मिडेबल होंगे। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वो फे जिए के करीब गया और पूछा, तो वो ज़ेन की मैनुअल जो अंकल वूजू ने मुझे दी थी वो जरूर बहुत पावरफुल होगी है ना? फे जिए ने उसे बताया, तुम्हारे शरीर में ज़ेन की वाकई बहुत डोमिनेटिंग है। फान शियान ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानता था, मैं तुरंत जान गया था। उसकी बातों ने फे जिए को स्पीचलेस कर दिया। वो उसके एटीट्यूड पर लाजवाब महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा, तुम्हारे दांतियां और मेरिडियंस में ज़ेनकी की मात्रा उस लेवल से कहीं ज्यादा बढ़ गई है जो तुम्हारी उम्र और शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये सुनकर फान शियान तुरंत कूद पड़ा, अब और शांति से बैठ नहीं पा रहा था। फिर उसने कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? फे जिए ने उसे लकड़ी के बेड पर बैठने को कहा और इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अपने शरीर में ज़ेनकी को हमेशा की तरह सर्कुलेट करो, मुझे करीब से देखने दो। फान शियान ने अपनी चीज सर्कुलेट करना शुरू किया, लगातार पूछते हुए, ऐसे ही है ना? फे जिए ने फान शियान का हाथ छुआ, ध्यान से एग्जामिन करते हुए उन्होंने इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, अब जल्दी से सारी ज़ेनकी बाहर की तरफ रिलीज करो, इसकी मौजूदगी को महसूस करो। तुम सिर्फ 5 साल के बच्चे हो, ज़ेनकी चाहे कितनी भी डोमिनेटिंग हो, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। इस वक्त फान शियान ने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही फान शियान के शरीर में ज़ेनकी इरप्ट हुई, एक बेहद अजीब घटना हुई। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा जैसे आग लगी हो। तालाब में फूल खिलेंगे नहीं बल्कि नष्ट हो जाएंगे। इंसान को खुद को सिंचने के लिए हेवनली स्प्रिंग को गाइड करना चाहिए। ये शब्द फान शियान की हर ब्लड वेसल में दौड़ते हुए लगे, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो गया।
अपने शरीर में ज़ेंकी महसूस करने के बाद फान शियान ने अपनी आंखें खोली, अपने टीचर को शो ऑफ करना चाहता था। टीचर, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो फेईजिए को कहीं नहीं देख सका। टीचर कहाँ गए? इधर उधर देखने के बाद उसे अचानक अपना टीचर कमरे के एक कोने में डूबता हुआ मिला। उनके सर से धुआं निकल रहा था। फान शियान घबराने लगा। टीचर! वो तुरंत अपने टीचर को उठाने के लिए भागा। आखिर ये क्या हुआ? फान शियान फेईजिए को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, जिनका सर थोड़ा घूम रहा था और अनकंफर्टेबल था। फान शियान बार बार पूछने लगा, टीचर, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने आप पर जोर मत डालिए। देखिए, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? इस वक्त फेईजिए ने पूरी हैरानी में जवाब दिया, इतनी छोटी उम्र में इतना डोमिनेटिंग। अपने टीचर को ये कहते सुनकर फांजियान ने खुशी से अपना सर खुजलाया। मुझे भी लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। उम्मीद के विपरीत फेईजिए ने तुरंत उसे डांटा। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक्सप्लेन करना जारी रखा। अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करते रहे तो मुझे डर है कि बाद में तुम्हारे शरीर में ज़ेंकी से तुम फट जाओगे और मर जाओगे। फेईजिए की बातें सुनने के बाद फांजियान तुरंत बेहद घबरा गया। फट जाऊंगा और मर जाऊंगा। फेईजिए ने फिर से धमकाना शुरू किया। अभी तुम एक शराब की लौकी, वाइन गॉड की तरह हो। अगर तुम लालच में और ज्यादा डालते रहोगे तो बाद में वो जरूर फट जाएगी। और इसने तुरंत फांजियान को बेहद चिंतित कर दिया, पूछते हुए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? फेईजिए ने जवाब दिया, अभी स्थिति बहुत गंभीर है। अचानक इस वक्त पीछे से एक आवाज आई। ये वाकई बहुत गंभीर है। पता चला कि वुजू शुरू से ही पीछे खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। फेईजिए ने पूछा, लॉर्ड वू, आप कब आए? फांजियान तुरंत वुजू के पास भागा और पूछा, अंकल, जो ज़ेंकी कल्टीवेशन मेथड आपने मुझे दिया था वो सच में फॉर्मिडेबल है। वुजू ने फांजियान से कहा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। फांजियान ने खुशी से पूछना जारी रखा। उसका चेहरा गर्व से भरा था। तो क्या इस ज़ेंकी का कोई नाम है? वुजू ने जवाब दिया, हाँ, इसका नाम क्या है? वुजू ने जवाब दिया, डोमिनेटिंग ज़ेंकी। ये नाम सुनने के बाद फांजियान ने तुरंत मुंह बनाया और अपनी जीभ निकाली। ये कैसा अजीब नाम है, ये किसने सोचा? फेईजिए हंसे और वुजू से कहा, मैं तो बेकार में ही चिंतित था। लॉर्ड वू की ताकत के साथ आपके दिमाग में जरूर पहले से कोई प्लान होगा। आप जियानर को सिखा सकते हैं कि इस ज़ेंकी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फांजियान ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सही सही सही। जबकि वो दोनों वुजू की मदद की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। उनके शब्दों ने तुरंत बाकी दोनों को दंग कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वहीं खड़े रह गए, लाजवाब। दोनों ने वुजू से पलटकर पूछा, आपको भी नहीं पता? वुजू ने कहा, मैंने कभी ज़ेंकी कल्टीवेट नहीं की। वुजू के शब्दों ने तुरंत फांजियान और फेईजिए को पूरी तरह हैरान कर दिया। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वुजू जैसा मार्शल आर्ट्स मास्टर ने कभी ज़ेंकी कल्टीवेट नहीं की। इस वक्त दोनों गुस्से में वुजू पर चिल्लाए, तो अब हम क्या करें? फेईजिए तभी दंग रह गए, एक पल के लिए सोचते हुए। वैसे एक ऐसे इंसान के लिए जो इंटरनल एनर्जी ज़ेंकी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ नश्वर मांस और खून पर निर्भर होकर इतना ताकतवर होना, क्या ये अभी भी इंसान है? सच में डरावना। इन्हें वाकई प्रोवोक नहीं किया जा सकता। इधर फांजियान इतना चिंतित था कि उसका सर फटने वाला था, अपने बारे में चिंता करते हुए, मैं फटने वाला हूँ, मैं फटने वाला हूँ। फांजियान बस वैसा ही था, अपना सर और कान खुजला रहा था, चिंता से बेचैन। इस वक्त वुजू उसे दिलासा देने के लिए बोले, तुम नहीं फटोगे। जैसे ही फांजियान ने यह सुना, उसने खुशी से जवाब दिया, अंकल वुजू, आखिर हल क्या है, मुझे जल्दी बताइए। फेईजिए ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मैंने कहा था लॉर्ड वू के पास जरूर कोई तरीका होगा। वुजू ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, पहले बस प्रैक्टिस करना बंद कर दो। उम्मीद के विपरीत हल इतना सिंपल था। वो दोनों लॉर्ड वुजू के शब्दों को सुनकर वहीं दंग रह गए। बस इतना ही। उनकी आंखें डिसबिलीफ से भरी थीं। ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है? अगले 1 साल में मास्टर और डिसाइपल ने साथ में कल्टीवेट किया। एक बार दोनों पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गए। फेईजिए ने एक अजीब आकार के मशरूम की तरफ इशारा किया, जिससे एक अजीब बदबू भी आ रही थी, और फांजियान से कहा, इसे खाओ। फांजियान ने इस बहुत जहरीले दिखने वाले मशरूम को देखा और बेहद अजीब महसूस किया, अपने आप बड़बड़ाते हुए,
जाहिर है इसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और धुंधला दिखने लगा। उसका सर फिरकी की तरह घूम रहा था। उसका ये टीचर सच में अनरिलायबल था। पिछले 1 साल में फेजिए की डेडिकेटेड टीचिंग के अंडर फांजियान ने आखिरकार पॉइजन्स के बारे में सारा ज्ञान सीख लिया। फांजियान को सब कुछ करना पड़ता था, मशरूम पीसने से लेकर जब तक उसकी कलाइयों में दर्द ना हो जाए, यहाँ तक कि फफूंद लग जाने तक। वो पूरा दिन दर्द की शिकायत करता, लेकिन फेजिए बस उसके पास रहते, सोने में बिजी, अपने डिसाइपल की जिंदगी या मौत की बिल्कुल परवाह किए बिना। अगर उसके पास ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉइजन्स ना होते तो फांजियान शायद बहुत पहले ही अंडरवर्ल्ड चला गया होता। हर बार जब वो पॉइजन बनाता, उसे उल्टी आने को होती, किंग यामा से मिलने के करीब पहुंच जाता। पॉइजन के बर्तन से आने वाली बदबू किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर थी जो पास आता। सिर्फ उसके पास बैठे ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉइजन्स पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो अभी भी अपना पेट भरते और फिर चैन की नींद सोते। पर्याप्त सोने के बाद दोनों घर की तरफ चलने लगते। फेजिए शराब पीते और फिर सो जाते। घर पहुंचकर भी वो सो जाते। जब वो जागते तो फिर से खाना शुरू कर देते, एक थके हुए फांजियान के साथ। उन्होंने फांजियान से प्यार से कहा, पिछले 1 साल में मुझे फॉलो करते हुए तुमने काफी चीजें सीख ली हैं, है ना? इस वक्त फांजियान थक कर बेड पर लेटा था, बड़बड़ाते हुए, क्या आपने सच में मुझे ठीक से सिखाया है? आप मुझसे बदला तो नहीं ले रहे हैं ना? इस वक्त फेजिए ने दिलासा देते हुए उसका सर थपथपाया, क्या तुम इसे पार नहीं कर गए? प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान मत दो। फांजियान उनके बगल में बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था जो उसने इस साल झेला था। अगर उसके जीने की इच्छा मजबूत ना होती तो पता नहीं वो कितनी बार मर चुका होता। उसे दिलासा देने के बाद उन्हें याद आया, जब तुमने इस तरह 1 साल पढ़ लिया है तो मैं भी चैन से जा सकता हूँ। फेजिए को ये कहते सुनकर फांजियान तुरंत बेचैन हो गया। आप जाना चाहते हैं? आप कैपिटल वापस जाना चाहते हैं? फेजिए ने कहा, हाँ, मुझे मेरे सुपीरियर से एक लेटर मिला है, मुझे 1 महीने में वापस जाना होगा। ये सोचते हुए कि दोनों करीब 1 साल से करीब थे, अलग होने के ख्याल से अनकंफर्टेबल महसूस करना स्वाभाविक था। वो दोनों कुछ देर के लिए कमरे में शांत रहे। फांजियान ने पूछा, क्या सिर्फ एक आखिरी महीना बचा है? लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, इससे पहले कि फेजिए ने एक धमकी भरे सेंटेंस के साथ माहौल तोड़ दिया। हालांकि पिछले साल उस सर फटने वाली घटना के लिए मुझे जाने से पहले अपना बदला लेना होगा। उम्मीद के विपरीत ये बूढ़ा आदमी इतनी खुन्नस रखता था। फांजियान थोड़ा घबरा गया, क्या ये पिछला 1 साल बदले में नहीं गिना गया? अचानक फांजियान की नाक से अजीब तरीके से खून बहने लगा, बारिश की तरह जो रुक नहीं सकती थी। उसने जल्दी से खून रोकने के लिए अपनी नाक दबाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया। फेजिए उसके बगल में शांति से अपनी शराब पीते रहे और कहा, उत्तेजित मत हो, तुम्हें मैंने पॉइजन दिया है। उत्तेजित होने से टॉक्सिन्स और तेजी से फैलेंगे। इस वक्त दोनों ने टेबल को कोर्टयार्ड में शिफ्ट किया पॉइजन्स बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए। छोटी टेबल पर अलग अलग रंगों की बॉटल्स थीं। फेजिए ने उसे समझाना शुरू किया, सोचो तुम्हें कौन सा पॉइजन दिया गया है, कब दिया गया, कैसे दिया गया। सिर्फ पता लगाने पर ही माना जा सकता है कि तुमने थ्रेशोल्ड में एंटर किया है। इस वक्त फांजियान ने अपनी नाक बंद करने वाली कॉटन निकाली और सोचना शुरू किया कि उसे कौन सा पॉइजन दिया गया है। इसका टेस्ट कड़वा है, ये जरूर मेडिसिनल हर्ब्स के साथ मिक्स किया गया होगा ताकि मैं टेस्ट न कर सकूं। फेजिए ने उससे पूछना जारी रखा, फिर जैसा मैं आमतौर पर सिखाता हूं, मेरे सामने एंटीडोट खुद ढूंढो। फांजियान ने तुरंत एक मेडिसिन बॉटल उठाई, खोली और एंटीडोट ढूंढने लगा। लेकिन कई बार ढूंढने और कोशिश करने के बाद भी वो सही एंटीडोट नहीं ढूंढ सका। ये वाला सही नहीं है, वो वाला सही नहीं है, बाकी तो और भी गलत है। आखिरकार वो एक बहुत अजीब बॉटल के सामने रुका और उसे लगातार सूंघने लगा। ये वही बॉटल है, फेजिए ने कहा। अब जब तुमने चुन लिया है तो इसे पी लो। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बॉटल का कंटेंट अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन फांजियान के एंटीडोट पीने के बाद फांजियान अचानक पीछे हटे, अपने पास से एक छता निकाला और बचने के लिए खोल लिया। आखिर क्या होने वाला था? फांजियान इस वक्त थोड़ा घबरा गया और बेचैन था, मुड़कर पूछते हुए, टीचर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है? अचानक उसकी नाक से खून की धार निकलने लगी। खुशकिस्मती से फेजिए ने पहले ही अपना छता खोल लिया था। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बॉटल चुनने को कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसमें एंटीडोट है। इस वक्त फांजियान अपने टीचर द्वारा ठगे जाने के बाद जमीन पर सीधा लेट गया, बेहद कमजोर दिख रहा था। ऐसा टीचर कैसे हो सकता है? फेजिए पास आए और उससे पूछा,
कैसा रहेगा अगर तुम मुझे बदले में पॉइजन देने की कोशिश करो? फानजियान थोड़ा हैरान था। आपको पॉइजन दूं? फेजिए ने कहा, अगर तुम बदले में मुझे पॉइजन दे सके तो समझा जाएगा कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। तुम्हारा क्या ख्याल है? फेजिए के इस बयान ने उसे हैरान कर दिया। तुरंत बाद फानजियान ने एक अजीब अर्थपूर्ण मुस्कान दी। पता नहीं इस बार वो अपनी टीचर पर क्या चाल चलना चाहता था। एक चमकती चांदनी रात में, जबकि फेजिए अभी भी अपने कमरे में बैठे थे, आहें भरते हुए, क्योंकि उनकी शराब की जग खाली थी। जैसे ही वो आहें भर रहे थे, फानजियान अचानक आया, एक बड़ी ट्रे लेकर जो शराब और स्वादिष्ट खाने से भरी थी। ये डिशेस लगातार फेजिए को ललचा रही थी। टीचर, मैं आपके लिए लेट नाइट स्नैक लाया हूँ। इस पॉइंट पर फेजिए को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। हाल ही में ये बच्चा हर रोज मेरे साथ इतना अच्छा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता? फानजियान ने कहा, बिल्कुल यही बात है। खाना लगाने के बाद फानजियान चला गया। कृपया आराम से खाइए, मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये साफ तौर पर प्रॉब्लमैटिक था। जैसे ही वो जाने वाला था, फेजिए ने अचानक पुकारा, रुको, खाना छोड़ दो, शराब ले जाओ। उन्होंने साफ तौर पर पता लगा लिया था कि शराब में प्रॉब्लम थी। शराब की जग फानजियान को फेंकते हुए उन्होंने एक उकसाने वाले टोन में कहा, मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत अनाड़ी हो। फानजियान बहुत हैरान था, आपने वो भी पता लगा लिया? इस वक्त फानजियान में कुछ कदम पीछे लिए बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके मुंह के किनारे पर एक स्मग स्माइल आ गई। क्या उसने सचमुच अपने टीचर को ठग लिया था? अगले दिन मास्टर और डिसाइपल कोर्टयार्ड में ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फेजिए एक लंबी कुर्सी पर लेटे थे, आराम से शराब पी रहे थे। सिर्फ फानजियान उनके बगल में था, अपने टीचर को पंखा झल रहा था। इस वक्त फेजिए फ्रेश एयर और अपने हाथ में फाइन वाइन एंजॉय कर रहे थे। अचानक उनकी नाक से खून बहने लगा और ये बारिश की तरह फूट पड़ा। उन्हें साफ तौर पर पॉइजन दिया गया था। फेजिए इस वक्त थोड़ा घबरा गए, उसे पोंछने के लिए हाथ उठाया, खून रोकने की कोशिश करते हुए। इस बीच उनके बगल में फानजियान बहुत स्मगली मुस्कुरा रहा था। हे, उसने फेजिए के चेहरे की तरफ इशारा किया और कहा, टीचर, आप मेरी चाल में फंस गए। फेजिए ने हैरानी में पूछा, तो तुमने कौन सा पॉइजन यूज किया? फानजियान ने समय बताने वाला इशारा किया। इन पिछले कुछ दिनों में मैं आपको मछली और मांस के अलावा कुछ नहीं खिला रहा हूं, जो सबसे नरिशिंग मेडिसिनल हर्ब्स के साथ पकाया गया है। आप सिर्फ हाई ग्रेड नरिशिंग मेडिसिनल हर्ब्स से बने सूप्स ही पी रहे हैं। कई लगातार दिनों तक इतना खाना ओवर सप्लीमेंटेशन से ची और खून हद से ज्यादा बढ़ जाता है। ये पकवान वाकई शरीर के लिए बहुत नरिशिंग है, लेकिन इनका ज्यादा खाना पॉइजन बन जाता है। कहा जा सकता है कि फानजियान ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझता है। तभी फेजिए ने अपना माथा पीटा, समझते हुए कि वो इस बच्चे द्वारा ठगे गए हैं। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, जानते हो कि कई अलग एंगल से कैसे सोचना है। फानजियान ने अपने टीचर से कहा, तो क्या इसका मतलब मैंने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? फेजिए का रंग अचानक गुलाबी हो गया। करीब 1 साल तक फानजियान को पढ़ाने के नतीजों से बेहद खुश महसूस करते हुए आखिरकार फेजिए को मानना पड़ा कि फानजियान सफल हो गया है। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद फानजियान कूदा, अपना मुट्ठी आसमान की तरफ उठाई और जोर से चिल्लाया, मैंने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आखिरकार वो दिन आ गया जब फेजिए को कैपिटल वापस जाना था। उस दिन फानजियान ने अपने टीचर को विदा किया। फेजिए अपने घोड़े पर सवार थे और फानजियान से बात कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों रुक गए। फेजिए ने फानजियान से कहा, ये काफी दूर है, अगर हम और आगे जाएंगे तो भी हमें अलग होना ही पड़ेगा। फानजियान ने भी अपने टीचर से कहा, इन सभी सालों में एकमात्र इंसान जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ वो अंकल वुजू हैं। फेजिए ने कहा, ये इसलिए क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद है। लेकिन फानजियान ने आगे कहा, लेकिन अब एक और इंसान है। फानजियान के इस बयान ने फेजिए को बहुत हैरान कर दिया। फानजियान आखिरकार बड़ा हो गया था। उसने अपने टीचर से कहा, भूलिए मत कि दांजू में अभी भी एक डिसोबीडियंट स्टूडेंट है जो मैं हूं। फेजिए ने उनसे कहा, अगर मैं चाहूं भी तो भी भूलना मुश्किल होगा। ओह सही। इस वक्त फेजिए ने अपने सीने से कुछ निकाला। उन्होंने फानजियान को एक टोकन दिया जिस पर 2 शब्द कमिश्नर खुदे हुए थे। फिर उन्होंने कहा, यह सुपरवाइजरी काउंसिल कमिश्नर का टोकन है, डायरेक्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। फानशियान ने कहा, ये कमिश्नर की पोजीशन कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है। फेजिए ने फिर कहा,
ये वो है जो तुम्हारी माँ ने सुपरवाइजरी काउंसिल में छोड़ा था। ये असलियत में तुम्हारा ही है। फान शियान ने कहा, मेरे पास भी कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने सीने से ऑटोप्सीज के लिए यूज होने वाले ग्लव्स की एक जोड़ी निकाली। ये भेड़ की आंत यानी शीप इंटेस्टाइन से बने ग्लव्स हैं। फ्यूचर में जब आप ऑटोप्सीज कर रहे हों या पॉइजन्स टेस्ट कर रहे हों, इन्हें पहनना याद रखिएगा। फे जिए को ये थॉटफुल गिफ्ट वाकई पसंद आया। मुझे ये बहुत पसंद आया। बात करने के बाद फे जिए घोड़े पर सवार हुए, निकलने की तैयारी करते हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कुछ साल पहले मिला होता तो शायद मैंने कोई अलग रास्ता चुना होता, एक औरत से शादी करता और फिर तुम्हारे जैसे एक शैतान बच्चे को पालता। फिर फे जिए घोड़े पर निकल गए, सिर्फ फान शियान को वहां अकेले खड़ा छोड़कर, अपने टीचर की जाती हुई फिगर को देखते हुए। लाजवाब। अचानक फान शियान अपने टीचर की तरफ जोर से चिल्लाया, टीचर, मैं आपके आखिरी वक्त में आपका ख्याल रखूंगा। फिर फान शियान वहां खड़ा होकर अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाने लगा। फे जिए घोड़े पर उस ब्रैट के वादे पर सोचते रहे। हालांकि बहुत टचिंग था, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगा। इस वक्त वूजू के घर पर वूजू शान से आलू काट रहे थे। फान शियान ने जल्दी से पूछा, अंकल, क्या आप शराब नहीं पी रहे? वूजू ने खाना पकाते हुए जवाब दिया, बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन फान शियान ने अभी भी वूजू के साथ बहस की, मैंने खासकर आपके पीने के लिए शराब खरीदी है। अगर आप नहीं पिएंगे तो मुझे खुद ही पीनी पड़ेगी। इस वक्त फान शियान पहले ही थोड़ा नशे में था। उसका चेहरा लाल था, लड़खड़ाते हुए बोल रहा था, अंकल, दरअसल मेरे पास बहुत से सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस ब्रैट ने फिर वूजू पर सवालों की बौछार कर दी। अंकल, इतने सालों बाद भी आपका अपीयरेंस चेंज क्यों नहीं हुआ है? टीचर फे ने कहा, आपकी मार्शल आर्ट्स बहुत फॉर्मिडेबल है कि आप 5th ग्रैंड मास्टर हैं। अंकल वूजू, मेरी माँ आखिर किस तरह की इंसान थी? क्या ये सच है कि आप शराब इसलिए नहीं पीते क्योंकि आप नशे में आ जाएंगे? आप और टीचर फे के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है? फान शियान के सवालों की बौछार ने वूजू को स्पीचलेस कर दिया। पता नहीं था कि कैसे जवाब दें। इस वक्त फान शियान अभी भी जोर दे रहा था। उसके हाथ में शराब का कप उसके कपड़ों पर टपक रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। फिर वो टेबल पर गिर गया और सो गया। जब वो जागा तो उसने खुद को एक हरी भरी घास के मैदान पर लेटा पाया। पता चला कि वूजू उसे एक बांस के जंगल यानी बैम्बू फॉरेस्ट में ले गए थे। इस वक्त वूजू ने धीरे से पूछा, क्या तुम जाग गए? फान शियान को नशे की वजह से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। बार बार खांसते हुए कह, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। उसने अपना सीना रगड़ा, सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए। वूजू ने फिर कल रात के बारे में बात की। कल रात तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे शरीर में ज़ेंकी फिर से कियोटिक हो गई। फान शियान बेहद हैरान था। अंकल, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपके पास ज़ेंकी कंट्रोल करने का कोई तरीका जरूर होगा, मुझे जल्दी सिखाइए। वूजू ने सीधे जवाब दिया, मैंने कहा है मुझे ज़ेंकी समझ नहीं आती। फान शियान को तब एहसास हुआ, ओह सही, तो अब हम क्या करें? लेकिन वूजू ने आगे कहा, हालांकि मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक और तरीका है। फान शियान ने थके हुए पूछा, क्या तरीका? उम्मीद के विपरीत वूजू ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा। फान शियान थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस हुआ। हाँ, और फिर क्या? वूजू ने कहा, तुम भागना। वूजू के शब्दों ने फान शियान को पूरी तरह चक्कर में डाल दिया। इस वक्त वो कूदा, चिढ़ा हुआ, कहते हुए, आप और टीचर फे लोगों को ऐसे क्यों परेशान करते हैं? वूजू ने एक्सप्लेन किया, तुम्हें अपने शरीर में एक्सेस ज़ेंकी को जल्दी खर्च करने की जरूरत है, वरना जैसा मैंने पहले कहा था, तुम फट जाओगे। वूजू ने इंस्ट्रक्ट करना जारी रखा, अपने दांती से ज़ेंकी को अपने पैरों तक चैनल करने की कोशिश करो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। इस वक्त वूजू नीचे झुके, हवा में लीप करने के लिए मोमेंटम यूज करते हुए नीचे। फान शियान ने भी फॉलो किया। अंकल, मेरा इंतजार करें। फान शियान ने तुरंत मूव एग्जीक्यूट किया। वूहू, उसका शरीर भी ऊपर उठ गया। वूजू ऊपर उड़ रहे थे, जबकि नीचे फान शियान ने अपनी सारी एनर्जी वूजू का पीछा करने में, भागने में लगा दी। उन्होंने जल्दी ही छोटी नदी पार की। फान शियान ने एक्साइटमेंट में कहा, तो ज़ेंकी को ऐसे यूज किया जा सकता है। अगर मैं थोड़ी देर और भागूं तो क्या मुझे मार नहीं पड़ेगी? अचानक इस वक्त वूजू ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। फान शियान मार खाने के बाद नदी में गिर गया। कुछ देर बाद ही ऊपर आया, अपना गाल रगड़ते हुए और वूजू पर जोर से चिल्लाते हुए,
अंकल, आप स्नीक अटैक्स का सहारा क्यों ले रहे हैं? वुजू ने रूखेपन से कहा, सिर्फ भागना आना काफी नहीं है, तुम्हारे पास काफी अलर्टनेस और रिएक्शन स्पीड होनी चाहिए ताकि दूसरे तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकें। फान शियान वुजू की बातों को समझता हुआ लगा। उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंट लुक था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ? वुजू ने सीधे कहा। सही कहा। फान शियान ने तुरंत पानी उछाला और किनारे पर कूद गया। उछलते पानी ने वुजू को भिगा दिया। वो हवा की तरह भागा, वुजू को पकड़ने नहीं दिया। वुजू ने इस वक्त धीरे से आह भरी, फान शियान की आगे भागती हुई फिगर को देखते हुए। फिर वुजू ने तुरंत उस ब्रैट फान शियान का पीछा किया। फान शियान के शरीर में अबनॉर्मल ज़ेंकी उसे बिजली की तरह दौड़ा रहा था। वुजू को बहुत पीछे छोड़ दिया। फान शियान ने इस वक्त मन में सोचा, तो सारी ज़ेंकी को पैरों में चैनल करने से कोई इतना तेज भाग सकता है? वो एक सांस में बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर भाग सकता था। शायद वो अंकल वुजू के हमलों से बच सकता था। उम्मीद के विपरीत ये ब्रैट सीधे बैम्बू फॉरेस्ट की चट्टान से कूद गया। ये ज़ेंकी वाकई फॉर्मिडेबल है।